ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज सीएस नीति दहीम और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आर्टिकल राइटिंग के बारे में। देखो, अगर मैं कहूँ तो आर्टिकल राइटिंग इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि सब लोगों को लगता है। क्योंकि आर्टिकल राइटिंग जो होती है ना, इसके अंदर आप किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे से वो आपकी कोई न्यूज़ हो, चाहे से वो आप लोगों का कोई इवेंट हो या कुछ भी हो, एनीथिंग आप उसके बारे में लिख सकते हैं। राइट, आप अपने इमोशंस इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लोग अपने जिसको मैं कहती हूँ कि आप अपने थॉट्स उसमें डाल सकते हैं। आप अपने एडवाइसेस, अपनी डायरेक्शंस, अगर आपको कुछ बुरा लगा है, आप किसी चीज़ के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट आप डाल सकते हैं। मतलब कि आर्टिकल राइटिंग जो है, एक तरीके की अगर मैं बोलूँ ना तो फ्री राइटिंग है। देखो, प्रिसाइज राइटिंग में और रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, यू गाइज आर नॉट अलाउड टू यूज योर इमोशंस, बट दैट्स नॉट द केस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल राइटिंग। हाय एवरीवन, दिस इज सीएस नीति दहीम और अब मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रही हूँ फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का जो ये हमारा चैप्टर है ना, इसके बारे में पढ़ाने से पहले मैं कुछ, जैसे वैसे तो मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे ही चुकी हूँ कि इस चैप्टर में आप लोगों का क्या क्या कवर्ड होगा, थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ आर्टिकल राइटिंग के बारे में। बीसीआर का ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर, हम लोगों का 8, और इस चैप्टर में आपको आर्टिकल राइटिंग यानी कि कोई भी मुद्दा, कोई टॉपिक, कोई मैटर, कोई इवेंट जो हो चुका या कोई ऐसी घटना जो होने के चांसेस हैं, लाइक अगर इतना ज्यादा ट्रैफिक रहा तो हमारा पोल्यूशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। राइट, समझ रहे हो? मतलब ये रिपोर्ट राइटिंग की तरह नहीं है कि कोई इंसिडेंट या इवेंट हो चुका फिर आपको उसके बारे में कुछ बोलना है, नहीं। ये तो आपकी एक ऐसी चीज है जिसमें आप कोई एडवाइस भी दे सकते हो, किसी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, दो चीजों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली और देहरादून जो है उसके बीच में आप डिफरेंसेस करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की भी सारी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे, देहरादून की क्वालिटीज के बारे में बताएंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लाइक मानो एक गार्डनर है जिसकी बेटी ने टॉप किया, तो उस एक मुद्दे को उठाकर आप उसके बारे में डिटेल नहीं बता रहे हो, मगर उस एक मुद्दे को उठाकर आप मोटिवेशनल आर्टिकल लिख सकते हैं जिसमें आप सबको मोटिवेट करेंगे कि आप लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। आप किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, किसी लोकेशन को आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी पर्सन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे मिस्टर रतन टाटा है, उनके ऊपर आपको कोई आर्टिकल लिखना है तो आपको उनकी जो भी उनकी बायोग्राफी में बोलूं या फिर उनकी जिंदगी का कोई एक पहलू वो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आपका आर्टिकल राइटिंग में काउंट होता है। तो आर्टिकल राइटिंग क्या है? इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज मेनली इंटेंडेड टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। मतलब है तो ये एक राइटिंग डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग, दैट मीन्स इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट जो कि आप लोगों का कहाँ पे पब्लिश होता है, ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में। लाइक जैसे कॉस्मेटिक्स के ऊपर आर्टिकल्स आ जाते हैं, वेदर दे आर गुड और वेदर दे आर बैड। अगर आप उनको मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक शायद बेटर रहता है। दैट इज व्हाट समथिंग व्हाट आई थिंक। बाकी आई डोंट नो मच अबाउट इट। एंड हेल्थ के पॉइंट से, शुगर मानो एक जो हमारी एक हेल्थ इश्यू है, शुगर का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, आपने हेल्थ से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिख दिया। स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहने लगा है आजकल लोगों के बीच में, पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं रहा, है ना। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहा लोगों के बीच में। इन इनमें से कोई भी आपका जो टॉपिक है आप उठा सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अपने विचार लिख सकते हैं। सो दैट इज योर आर्टिकल राइटिंग। यूजली इट इज मेंट फॉर दी वाइड ऑडियंस। अब अगर मैं बोलूँ ना, ये एक तरीके की इनफॉर्मल राइटिंग है, स्टिल इसका एक फॉर्मेट आपको दिया गया है। ये एक तरीके की इनफॉर्मल राइटिंग है। इनफॉर्मल राइटिंग में इसको क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी के थॉट्स डाल सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ऑब्वियसली थोड़ा सा तो जनता को ध्यान में रखकर आप लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा तो आपको फोकस करना पड़ेगा लैंग्वेज के ऊपर, थोड़ा सा आपको फोकस करने का कि कहीं लिखते समय कुछ वल्गर ना हो जाए, कुछ गंदा ना लगे। भाई इट शुड बी रेड बाय ईच एंड एवरी वन, ऐसा होना चाहिए हमारा वोकैबलरी, लैंग्वेज, टोन। इन सब चीजों में थोड़ा बहुत तो ख्याल आपको रखना पड़ता है, मगर हाँ, आपके पास जो भी आपका आर्टिकल राइटर होता है उसके पास फ्रीडम होता है कि वो अपने आइडियाज,
अपनी एडवाइसेस, अपनी डायरेक्शंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता है। सो यूजुअली जो आप लोगों का एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, वो यूजुअली फॉर्मेट हम लोगों का क्या है? द यूजुअल फॉर्मेट इज दिस। यूजुअली आपको हेडिंग लिखनी है, हेडिंग आपकी आई कैचिंग होनी चाहिए। एंड अगेन यार, हेडिंग है ना, तो स्मॉल होनी चाहिए, मतलब स्मॉल इन द सेंस शॉर्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत आपने मतलब दो दो लाइनों की तो आपकी हेडिंग ही चल रही है। मैक्सिमम आई थिंक दो ना आपकी होनी चाहिए, जो हेडलाइन वो एक लाइन की होनी चाहिए मैक्सिमम। और उससे कम होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आप लोगों को आई कैचिंग एक हेडलाइन रखना पड़ेगा, ठीक है, विच जो अपने आप में कहीं ना कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहा होगा। नेक्स्ट, अब आप लोगों को यहाँ पर राइटर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट में पहले क्या करेंगे आप लोग? शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी आ जाएगी एंड देन कंक्लूजन। जैसे कि मान लीजिए आई एम हैविंग दिस ग्रीन टी, सो मुझे इस ग्रीन टी के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से दूंगी कि लाइक आजकल वैरायटी, हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज है टीज की। लाइक आप इलायची टी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप ब्लैक टी पी सकते हैं, जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं होती है। एक नॉर्मल टी, टी मतलब एक ऐसा, अगर मैं कहूँ एक ऐसे बेवरेजेस में हमारी ये आ जाती है, ऐसी ड्रिंक में हमारी ये आती है, विच इज एक्चुअली बीन लव्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, 90% आपके इंडियंस जो है, दे लव टी लाइक मी। आई लव नॉर्मल टी एंड आई लव दिस ग्रीन टी ऑल्सो विद हनी। सो ये मतलब थोड़ा वेट लॉस के लिए होती है, ठीक है। कुछ उल्टा सीधा खा लो तो फिर आप गिल्टी होता है ना, दैट इज वाई। सो अभी आर्टिकल लिखते समय पहले मैं टी का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, फिर क्योंकि मैं ग्रीन टी के ऊपर फोकस कर रही हूँ तो मैं ग्रीन टी की एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, कि इसको खाना खाने की इमीडिएट बाद आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। बाकी आई एम नॉट हेल्थ एक्सपर्ट कि मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ कह सकूं, मगर हाँ, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, उसके बेसिस पर इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ मील यू शुड नॉट हैव अ ग्रीन टी, एंड यू शुड नॉट हैव मोर देन 2 cups ऑफ ग्रीन टी इन अ डे। तो मैं ये सारी एडवांटेजेस, या फिर जिसकी जो इसकी एडवांटेजेस में क्या आता है, इसके एडवांटेजेस में आता है कि इट हेल्प्स इन बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम। ओके, सो ये काफी अच्छा रहता है। एंड आपको एनर्जी मिलती है इसको पीने के बाद, जो मुझे फील होती है वाकई में। सो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि इफ यू आर हैविंग ग्रीन टी इन मॉडरेशन, देन यू कैन हैव इट, देन यू कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन टी। सो बस आर्टिकल समाप्त। समझ रहे? इस तरीके से आपको किसी भी मुद्दे के ऊपर जो है वो आर्टिकल आ सकता है। बस चैप्टर ओवर। अब देखिए, ये जो चैप्टर है, अब आपको इसमें चैप्टर में से रीडिंग कैसे करना है वो सुनना जरा, जस्ट लिसन दैट। ये है आप लोगों का आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। ये चैप्टर अगर मैं कहूँ तो ये स्टार्टिंग की ये सब चीजें पढ़ लेना एक बारी, जस्ट जस्ट रीड देम वंस, दैट्स इट। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, ठीक है, उसके क्या टिप्स होते हैं। सीधा आप लोगों को एक मुद्दा दिया जाएगा, सीधा एक आपके पास टॉपिक आएगा, एंड देन उस टॉपिक के ऊपर आपको अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, या फिर आपने कोई रिसर्च करी है, लाइक अगर मैं इस ग्रीन टी के ऊपर कोई रिसर्च करूं, ठीक है, किसी डॉक्टर के ओपिनियन को मैं मेंशन कर रही हूँ, तो मैं वहां पर लिखूंगी कि इस हेल्थ मैगजीन के हिसाब से ग्रीन टी के ये एडवांटेजेस हैं या फिर इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो अगर मैं किसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, कहीं किसी सोर्स से मैं लाई हूँ उस इंफॉर्मेशन को, तो वो मुझे वो भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो एन आर्टिकल आप लोगों का इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज मेनली इंटेंडेड टू बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल। सो ये आप लोग जस्ट रीड देम वंस, इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मेट भी मैंने आपको शॉर्ट में लिखवा दिया है, ठीक है, उससे ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखो, जब आती है ना स्टेप्स की, तो स्टेप्स में सिर्फ इसकी हेडलाइंस पढ़ लेना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि जब भी आप लोग अपना आर्टिकल फॉर्म करें, तो अपनी टारगेट देख लेना कि कौन सी टारगेट्स के कौन सी ऑडियंस के साथ आप डील करने वाले हो। देखो, अगर न्यूज़पेपर में छप रहा है, तो न्यूज़पेपर में भी ना आपका आर्टिकल वो डिपेंड करता है
कि वो आर्टिकल आप बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं या फिर बड़ों के लिए लेकर आ रहे हैं। अगर बच्चों के लिए बन रहा है, मतलब बच्चों का एक सेक्शन अलग है न्यूज़पेपर के अंदर, तो जब आप वहां पर उसके लिए अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा लैंग्वेज अपना सिंपल रखना पड़ेगा, है ना। वोकैबुलरी भी आपको सिंपल रखनी पड़ेगी ताकि वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। इजिली, इट शुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द स्टूडेंट्स, है ना। सो अब जिस भी टारगेट को आप फोकस कर रहे हो, लाइक अगर आप फाइनेंस इकोनॉमिक टाइम्स है, वहां पर आपको इन बैड डेब्ट्स के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, तो अभी भाई वहां पर तो आप टेक्निकल लैंग्वेज का, अकाउंटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप बैड डेब्ट्स के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हो 2 से 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ्स का। तो आपको पता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन होंगे, वो सारे, ये आपका एक ऐसा न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स जो ऐसी कोई नहीं खरीद लेता, वही इंसान खरीदता है आप लोगों का जिसके पास फाइनेंसेस की नॉलेज होती है, ठीक है, या तो एवरेज या फिर बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, मगर उसके पास होती है। क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या आपका मिंट हो गया, जो भी आपके ये शेयर मार्केट्स एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स अलग आते हैं ना, ये आपकी कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही बनाए जाते हैं, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड, राइट। नेक्स्ट, अब आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 हो गया। अच्छा, पर्पस ध्यान में रखना, किस पर्पस के लिए आप लिख रहे हो। किसी को आप सजेशन देना चाहते हो या कोई एडवाइस देना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो या फिर कुछ कंपेयर करना चाहते हो। उसके बाद सोचो कि मुझे क्या क्या लिखना है, उनको ऑर्गेनाइज करो कि पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है, ठीक है। एंड देन फाइनली उसके बाद आप लोग अपना ये सब चीजें मत करिएगा, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आपको वैसे भी एक डीमोनेटाइजेशन का देखो एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये डीमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना, इट इज नॉट नेसेसरी। एंड देन फाइनली जस्ट राइट एन आर्टिकल। अपनी बढ़ाइया मत करने लग जाइएगा, हमें टॉपिक पर स्टिक रहना पड़ेगा। हाँ, उस टॉपिक में अगर आप लोग चाहें तो अपने खुद के थॉट्स, एडवाइसेस, सजेशंस, कंपैरिजन, ये सब चीजें आप लोग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई लव कॉफी, तो आई लव टी, बट अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि मैम टी और कॉफी, देन आई वुड प्रेफर अ टी, सिंपल टी, दैट्स इट, जिसमें पत्ती भी ज्यादा हो, चीनी भी ज्यादा हो और दूध भी। तो ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस है, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन राइट, बट ये नहीं कि अब मैं अपना बखान करने लग जाऊंगी कि मुझे कॉफी तब पसंद है, मुझे कोल्ड कॉफी ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ हॉट कॉफी, और मुझे टी बहुत पसंद है, आई कांट स्टार्ट माई डे विदाउट इट। मुझे अपनी ही बखान करनी है वहां पर। मैं अगर लिखना भी है तो मैं कंपैरिजन करके एक आध लाइन उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिख सकती हूँ। द राइटर इज नॉट सपोज टू राइट अबाउट हिम और हर, ठीक है। अब ये देखो, बस सैंपल शुरू हो गए, आपको सारे सैंपल्स रीड करने हैं, क्योंकि यू नेवर नो इन्हीं सैंपल्स में से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या नोट मेकिंग या प्रिसाइज राइटिंग आ जाए फिर। इसीलिए मैंने आपको जैसा पहले कहा था, जो चीज मैंने आपको पहले कही थी वो मैं दोबारा कह रही हूँ। आर्टिकल राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, नोट मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये जो आप लोगों के 4 चैप्टर्स है ना, इन चारों चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, the best way is to read each and every passage, each and every paragraph or the passage which is given in these samples, ठीक है। अब ये देखो, ये आर्टिकल एक बना हुआ है आपका, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटूज। टैटू तो मेरे पास भी, आई डोंट नो whether you guys can see this or not, I am also having this tattoo on my hands, this one। so ये टैटू मैंने बनाया था, बनवाया था, हम सब चारों पांचों भाई बहनों ने, हमने 5 भाई बहन है हम, में से 4 है, आई हैव अ राखी ब्रदर। सो उसकी जिद पर बनवाया था कि दीदी टैटू बनवाना है, तो हम सब ने मिलकर बनवाया। पर मुझे अभी तक इससे रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज हुए नहीं है, मतलब इट्स बीन नाउ मोर देन आई थिंक 4 years टैटू बनवाए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं भी देखने जा रही हूँ कि फाइनली टैटू बनवाने से क्या कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है। देखिए जरा, ये मिस्टर पॉल सिल्वर ने टैटू आई मीन टैटूज के प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी होंगी उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। टैटूज हैव बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, पहले भी टैटूज बना करते थे, बट दे हैव ऑलवेज हैड देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स। द मेन पोटेंशियल प्रॉब्लम विद गेटिंग अ टैटू इज इन्फेक्शन। वो शायद पहले होता था, अब नहीं, मुझे तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब देखो, अगर मिस्टर पॉल सिल्वर की जगह अगर ये आर्टिकल मैं लिख रही होती, तो मैं डेफिनेटली सारी चीजें मेंशन करती, बट मैं शायद ये चीज और मेंशन करती दैट विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से दिस, कि अगर आप एक परफेक्ट, एक एक एक्सपर्ट से टैटू बनवाते हैं,
देन आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरीके का आपको इन्फेक्शन का इशू रहता है। नाउ द अभी अब हम किन का व्यू पॉइंट पढ़ लें, बाय हमारे मिस्टर पॉल सिल्वर का। Tattoos have been around for thousands of years, but they have always had their health problems. The main potential problem with getting a tattoo is infection. The tattooing process involves pushing pigment far down into dermis of the skin with a needle. With modern stainless steel, ये देखिए अब आ गया modern stainless steel and sterilization machines, this is much easier to keep clean and problem free than the original tattooing method of rubbing ash into wounds. तो पहले होता था कि डिफरेंट मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था टैटू बनवाने का, तो ऑब्वियसली उसमें दिक्कत आती थी, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है। बट द प्रॉब्लम कैन स्टिल ऑकर if tattooing needle is not completely and totally clean. When it pierces your skin, it can deposit germs deep into the skin along with the pigment it is delivering. मतलब अगर आपके एक्सपर्ट ने प्रॉपर तरीके से नीडल को, जो सुई जिसको हम कहते हैं जिससे वो टैटू बनाते हैं, पेन नहीं होता बिल्कुल भी, मुझे तो नहीं हुआ, ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया, अगर उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, then there is no use of forming a tattoo or having a tattoo because वो डिपॉजिट कर देगा जर्म आपकी स्किन में। अ मेजर प्रॉब्लम विद इन्फेक्शन फ्रॉम अनक्लीनिंग टैटू इज दैट इट कैन इन्फेक्ट द रिसिप्टेंट विद हेपेटाइटिस बी। ओ माय गॉड, रियली? टचवुड हमें कोई इशू ऐसा नहीं हुआ, बट अभी हम मिस्टर पॉल का व्यू पॉइंट देख रहे हैं। गाइज ये आर्टिकल मैं आपको जो करवा रही हूँ, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू to read each and every passage, each and every article which is given here in your book and all along with the articles. So, a major problem with infection from uncleaning tattoo is it can infect the recipient with hepatitis B. In turn, hepatitis can cause inflammation of the liver, which is painful to start with. If left to develop, can become chronic and cause long-term damage and even death. Initial symptoms of hepatitis infection can last for up to 2 weeks, and it includes a raised temperature, headache, and lack of energy. After this, jaundice can develop, and then potentially anorexia, nausea, vomiting, and diarrhea. If left untreated, you will probably then experience upper abdominal pain, a tender, enlarged liver, and enlarged lymph glands in your neck. तो टैटू करवाना थोड़ा थोड़ा डेंजरस हो सकता है अगर आपने एक्सपर्ट्स से नहीं बनवाया तो। नाउ by this point the pain and the other symptoms should have taken you to the doctors. They will need to carry out the blood test to confirm which strains of hepatitis you have contracted. There are five types, okay, A and E. If you have developed a bad infection, you may need hospital care to recover. Mainly, so doctors can spot if you have the early stage of acute liver failure. Up to 95% of the adults with hepatitis B infection will recover fully, but the rest may develop lifelong chronic hepatitis. अब देखा जाए तो इन्होंने ये 4 पैराग्राफ ना 3 किस पे लगा दिए, हेपेटाइटिस पे, लेकिन अब आ रहा चल क्या रहा था, टैटू। आइए देखिए वापस आ गए टैटू के ऊपर, एंड में ये आपकी दोबारा से when you receive a tattoo, be confident that the tattooist equipment is properly sterilized, that they have been checked out by the local health department, and that you are confident that they are clean.
No responsible tattooist will mind showing you how they ensure their equipment is clean and safe. When the tattoo is healing, make sure you keep the tender area clean and that you do not expose yourself to possible infection through pure hygiene or living conditions. Like जब भी टैटू बनता है, then please ask your एक्सपर्ट कि वो आपको दिखाए कि वो कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके लिए आपके टैटू बना रहा है, प्रॉपर उनको क्लीन किया, स्टरलाइज किया या फिर नहीं किया. एंड ऑल्सो वो टैटू जब बन जाता है उसके बाद यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि इट शुड नॉट गेट वेट. मतलब जो हमने करवाया था उन्होंने पूरा यहाँ से कवर कर दिया था एंड वी वर बीन टोल्ड कि ये गीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, otherwise it may cause an issue. So after receiving your tattoo, if you run a temperature, get headache or a sudden lack of energy to do anything, get in touch with your doctor straight away. It is much better for it to be diagnosed as not being a problem than to risk having a hepatitis infection and not having it treated as early as possible. Instead of getting a permanent tattoo, you could get a temporary one. They are available in the wide range of designs from star tattoos to the tribal styles and don't carry any risk of infection. इन्होंने देखो ये सारी कहानी कहाँ से लिखी है, reusablearticles.com से. सो दिस इज द वे. अब देखो जरा एग्जाम में मैम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जरा हमें वो भी तो जान लेना चाहिए ना थोड़ा सा. तो मैं आप लोगों के सामने आरटीपी ओपन कर रही हूँ. ये देखिए चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो देखिए थोड़ा सा. देखो हार्ड वर्क विच इज डन इन अ स्मार्ट वे is what required for your exams. This is something what is required for your exams. क्या है आर्टिकल राइटिंग. सीधा आपको ना एक टॉपिक दे दिया गया, अब उस टॉपिक के ऊपर आपको जो भी नॉलेज है जितना पता है उसके बेसिस पर आप लिखिए. मेंशन कर द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन रिमूविंग इलिटरेसी. ये देखिए अभी आर्टिकल नंबर, अब आपको ना पॉइंटर्स दे दिए. तभी मैंने कहा था आरटीपीज बीसीआर की बुक में जितने भी पैसेजेस दिए गए हैं प्लीज रीड देम गाइस, प्लीज रीड देम बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू गेन सम नॉलेज. और जब आपके पास नॉलेज होगी तभी तो आप आगे चलकर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स में लिख पाएंगे. ये देखिए कि क्या हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इलिटरेसी दूर करने में मदद कर सकते हैं. ऑफ कोर्स कर सकते हैं. कैसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं. देखो इंडिया स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ जॉइनिंग द डेवलप्ड नेशंस बट दैट इज नॉट पॉसिबल टिल वी अचीव कंप्लीट लिटरेसी इन द कंट्री. Illiteracy is still a major blot on India. After more than 60 years of its achieving independence, to an extent it exemplifies India's failure to reach out its masses. Students can play an important role in achieving this goal of removing illiteracy. Students should be encouraged to carry out the lamp of knowledge by organizing events such as Each One, Teach One. The government should also render full support to students in terms of the infrastructure in their contribution to the Indian literacy campaign. So this is the way. ये सारे पॉइंटर्स ये आप लोगों को, आपको जब आप लिख कर आना है तो वो किस तरीके से लिखना है जैसा मिस्टर पॉल ने लिखा था. देखिए कैसा लिखा था मिस्टर पॉल ने. आर्टिकल का राइटिंग का फॉर्मेट बताया था ना, पहले हेडलाइन आ गई, देन राइटर का नाम आ गया एंड देन कंटेंट, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इट्स वेरी सिंपल गाइस. बार बार बोल रही हूँ, बार बार. आर्टिकल राइटिंग, नोट मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, ये चारों चैप्टर्स अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अटेम्प्ट करें तो जो टिप्स आपको दी गई हैं बस उनको फॉलो करें, फॉर्मेट ध्यान में रखें और बाकी अब लिखना क्या है वो कंटेंट गेन करने के लिए इट इज वेरी मच एसेंशियल कि आप सारे पैसेजेस एटलीस्ट अटेम्प्ट करें. और किसी भी पैसेज पर आपको 15 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए. बहुत ज्यादा दे दिया अभी भी मैंने टाइम. बोल बोल कर लिख लिख कर पढ़ना है. दिस इज द वे यू गाइज आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि इसको इतना ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत है. सो गुड बाय एवरीवन.